नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चरक चिकित्सा के 14th अध्याय के बारे में, जो कि है अर्श चिकित्सा अध्याय। तो सबसे पहले इसमें अपन को क्या देखना है, जो अर्श चिकित्सा अध्याय है इसका वर्णन यहाँ पर ही क्यों आता है, मतलब कि उदर रोग के बाद ही अर्श चिकित्सा का वर्णन क्यों किया गया है। क्योंकि जो उदर रोग की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, डेट इज बद्धोदर, उसमें क्या होता है कि बद्धोदर के कारण गुदा प्रदेश में दबाव बनाता है। बद्धोदर जो है वो गुदा प्रदेश में दबाव बनाता है, उसके कारण वहाँ पर मांस में अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहाँ से अर्श रोग की संप्राप्ति बन जाती है। इसलिए गुदा मतलब कि जो बद्धोदर है उसके बाद में अर्श रोग हो सकता है। तो अगर उदर मतलब कि जो उदर रोग है उसका अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया, या फिर जो रोगी है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अर्श रोग में वो हो सकता है, तब्दील हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर इसका वर्णन आया है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न में इसको हीमोरॉइड से कंपेयर करते हैं, पाइल्स फिस्टुला जिसको बोल सकते हैं अपन, हीमोरॉइड्स जिसमें ब्लीडिंग होती है गुदा प्रदेश से। ठीक है, तो इसमें अपन निदान पढ़ते हैं। सबसे पहले निदान इसके बारे में आचार्यों ने क्या क्या बताया है। तो इसमें जो है ये शरीर में शत्रु के समान मार्ग अवरोधित कर पीड़ा उत्पन्न करने वाला रोग अर्श कहलाता है। तो शरीर में शत्रु के समान, तो देखो यहाँ पर संज्ञा क्या दी है, शत्रु। शत्रु यहाँ पर इसको संज्ञा दी है, और ये क्या कर रहा है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। ये काय के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मल के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा वेदनादायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो देखो यहाँ पर मधुकोश जी क्या लिखते हैं इसको, अरिवत प्राणात शरणति इति अर्शः। तो मधुकोश जी ने इसको अरिवत मतलब कि शत्रु के समान बताया है। इसके बाद में इसके पर्याय पे चलते हैं। पर्याय इसका क्या है, दुर्नाम। पर्याय है इसका दुर्नाम, मतलब कि अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मान लो कि मुझे हीमोरॉइड्स हो गए, मुझे अर्श हो गया, तो मैं अगर चिकित्सक या फिर किसी डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ तो मैं उसमें हेजिटेट हूँगा इसको बताने में। तो ये क्या है, मुझे हेजिटेशन होगा इसका नाम लेने में कि भाई मुझे अर्श हो गया है, या फिर मेरे एनल रीजन से ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे हेजिटेशन होगा। तो मैं नाम लेने में इसका दुर्नाम है ये। ठीक है, तो इसका पर्याय है दुर्नाम। इसके बाद में यहाँ पर गुदा का प्रमाण बताया है। तो गुदा का प्रमाण कितना होता है, 4.5 अंगुल गुदा का प्रमाण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुदा का प्रमाण कितना होता है, 4.5 अंगुल। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुदस्य अर्ध पंच अंगुल अवकाशे, मतलब कि 5 अंगुल में आधे अंगुल का अवकाश। तो 5 अंगुल में अगर आधे अंगुल का अवकाश हो गया तो कितना हो गया, 4.5 अंगुल यहाँ पर गुदा का प्रमाण है। इसके बाद में अर्श जो है वो मंद अग्नि वाले मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तो मंद अग्नि वाले में हो रहा है ये। ठीक है, तो मंद अग्नि वाले रोगी में ये हो रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल, जो अपन ने मंद अग्नि के जो निदान पढ़े थे वो क्या कहते, अभोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, विषमासनात्। वो जो रोगी है वो बहुत लंबे समय से ये सब निदानों का सेवन कर रहा है, तो उसका जो है वहाँ पर उसकी मंद अग्नि हो गई है, और उसको जो है ये अर्श रोग की संप्राप्ति होने, मतलब कि अर्श रोग की संप्राप्ति होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मंद अग्नि वाले जो मनुष्य है उसको ये रोग हो सकता है, विशेष रूप से उसी को होगा ये। ठीक है, इसके बाद में अर्श में दूष्य बताया। तो मैंने आगे लिखा है कि जो अर्श होता है वो त्रिदोषज होता है। ठीक है, अर्श क्या होता है, त्रिदोषज रोग है। यहाँ पर जो दोष है वो कौन कौन सी धातुओं को दूषित कर सकते हैं। सबसे पहला है त्वक, मांस और मेद। त्वक, मांस और मेद। तो अब मैं ऐसे इसको याद कराना चाहता हूँ आपको। तुम महान चरक जी ने बताया, और तुम से क्या आ जाएगा, त्वक, और म से आ जाएगा तू से आ जाएगा त्वक, म से आ जाएगा मांस, और महान से आ जाएगा मेद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी धातुओं को दूषित बताते हैं सुश्रुत जी, त्वक और मांस की दृष्टि बताते हैं। सुश्रुत जी ने बस त्वक और मांस बताया है, मेद को नहीं बताया है। तो तू महान कौन बोल रहा है, तुम महान जो चरक जी बोल रहे हैं, लेकिन तू महान बोल रहा है सुश्रुत जी, तू महान बोल रहा है। तू म कौन लगाते हैं,
चरक जी, और तू तू महान ओनली सुश्रुत जी में आता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं इसके निदानों में। तो इसमें तो वैसे बहुत सारे निदान हैं, चरक चिकित्सा में बहुत सारे निदान लिखे हैं, सारे निदान अग्नि के दूष्टि के हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक यहाँ पर जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, देखो अग्नि की दृष्टि से तो ये हो ही रहा है, मतलब कि अभोजनाद, अजीर्णाद, असात में गुरु, शीत मतलब कि अति भोजन, गुरु अन्न आहार से, इससे अग्नि की दृष्टि तो होगी। तो ये रोग भी मतलब कि ये सब निदान भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगे है मैंने वो यहाँ पर लिख दिए। क्यों, तो क्या है, उत्कट विषम कठिन आसन, मतलब कि कुछ कुछ प्रोफेशंस होते हैं लोगों के जिसमें उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर पोस्चर में उनको रहना पड़ता है। तो अगर वो पर्टिकुलर मतलब कि बहुत कठिन उनका पोस्चर है, मान लो जो ट्रक ड्राइवर्स है उनको वही कंडीशन में बहुत देर तक के रहना है। अगर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें कंटिन्यू उनको बैठना पड़ता है या फिर ऐसी सिचुएशंस आती है इनके, तो जो उत्कट विषम कठिन आसन है उसको अपन वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आम गर्भ भ्रंश, आम गर्भ भ्रंश, ठीक है, आम गर्भ भ्रंश भी इसका एक निदान है। इसके साथ साथ गर्भोत्पीड़न, गर्भ में जब वहाँ पर पीड़ा अगर होने लगी है तो गर्भोत्पीड़न। उसके साथ साथ विषम प्रसति, विषम प्रसति, तो क्या क्या है, उत्कट विषम कठिन आसन, आम गर्भांश, आम गर्भ भ्रंश, इसके साथ साथ गर्भोत्पीड़न और विषम प्रसति। इसके बाद में अपन इसके पूर्व रूप में चलते हैं। इसके पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व रूप में क्या है, सबसे पहला विष्टंभ, विष्टंभ मतलब कि खाए हुए आहार द्रव्य का विष्टंभ हो जाना, अर्थात उचित रूप से ना पचना। वहाँ पर उचित रूप से नहीं पच रहा है, इसीलिए तो एक अग्नि का मतलब कि अग्नि वहाँ पर दूषित है, इसलिए तो खाना उचित रूप से नहीं पच रहा है। तो मुख्यतः अगर वहाँ पर अग्नि दूषित है तो उसके पूर्व रूप में वहाँ पर विष्टंभ आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि उसका खाना जो है वो पचेगा नहीं, आम युक्त मल वहाँ पर निकलेगा उसका। के साथ साथ शरीर में दुर्बलता, अगर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है वहाँ पर, अगर खाना पच ही नहीं रहा है तो वहाँ पर वो दुर्बल फील करेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो, वहाँ पर शरीर में उसकी दुर्बलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ उदर में आटोप, गुड़गुड़ की आवाज़ आएगी, गुड़गुड़ाहट, उदर में आटोप होगा, गैस होगी उसको, है ना, वात का प्रकोप होगा, एक टाइप से बोल सकते हैं, गुड़गुड़ाहट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्रशता, अगर दुर्बल फील कर रहा है वो क्रश तो होगा ही, क्योंकि न्यूट्रिशन का वैसे ही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर आम की उत्पत्ति हो रही है, विष्टंभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर क्रश भी वो थिन हो जाएगा, वो क्रश फील करेगा, है ना। इसके साथ साथ डकार अधिक आना, मतलब कि डकार आना तो पित्त का प्रकोप के कारण होता है, तो यहाँ पर पित्त का भी एक टाइप से प्रकोप यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो डकार भी आना, इनडाइजेशन जैसी कंडीशन भी उसको हो सकती है। इसके साथ साथ पैरों में अवसाद, पैरों में अवसाद मतलब कि थोड़ी थोड़ी वेदना होना, पैरों में हल्का हल्का सा पेन होना, वेदना होना, ये भी यहाँ पर लक्षण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लिखा है इनने, ग्रहणी दोष, ग्रहणी, पांडु तथा उदर रोग होने की आकांक्षा होती है। तो ग्रहणी दोष भी एक अग्नि दुष्टि के कारण ही हो रहा है, पांडु रोग जो हो रहा है वो भी एक टाइप से अग्नि का ही विकार है। ठीक है, तो ग्रहणी दोष, पांडु रोग और उदर रोग भी होने की आकांक्षा होती है इसमें। ये अर्श के पूर्व रूप है। इससे आगे चलते हैं अपन अर्श के भेद। तो अर्श के भेद दो बताए हैं, और मतलब कि दो तरीके से बताए इन लोगों ने। एक तो काल के बेसिस पे, मतलब कि जो कम ड्यूरेशन के लिए है वो सहज है, और उत्तर कालज मतलब कि जो लंबे समय तक के चल रहा है वो उत्तर कालज है। ठीक है, और क्या बताया इनने, अर्श के भेद दो है, मतलब कि जो सेकंड वाला जो डिवीजन है वो शुष्क और स्त्रावी। शुष्क में क्या हो रहा है, पाक नहीं हो रहा है, वहाँ पर वात और कफज दो, वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर पाक नहीं होगा तो वो शुष्क रहेगा। तो उसमें मतलब कि पाक नहीं होने के कारण ये थोड़ा मतलब कि
यहाँ पर वात है तो ये शुष्क है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। इसके साथ में स्त्रावी, स्त्रावी में पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त और रक्त तो वैसे ही पता है अपन को, बिना पित्त के पाक नहीं होता है, तो यहाँ पर स्त्राव होगा किसमें, पित्त और रक्त में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्त्रावी में पित्त और रक्त है और शुष्क में वात और कफ है। इसके बाद में अर्श के लक्षण। चरक ने दोष अनुसार वातज, पित्तज, कफज, अर्श के लक्षण का वर्णन किया है। मतलब कि दोष के अनुसार भी चरक जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। ये तो किया ही है, मतलब कि ये जो भेद दिए है ये तो दिए है, शुष्क, स्त्रावी, सहज और उत्तर कालज। इसके साथ साथ यहाँ पर अर्श को उनने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ दोष, कौन से दोष की प्रधानता है वहाँ पर, उससे भी इनने रिलेट किया है। तो वातज अर्श में क्या देखने को मिलता है, प्रवाहिका, अधमान, प्रवाहिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वातज में प्रवाहिका देखने मिल रही है। प्रवाहिका तो कफज का लक्षण होता है, लेकिन देखो अपन को यहाँ पर वातज में देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वातज अर्श में अपन को प्रवाहिका लक्षण मिल रहा है। आदमान, प्रतिश्याय, प्रतिश्याय भी मिल रहा है। प्रतिश्याय और कास भी कफ का होता है, लेकिन देखो अपन को वात में मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाहिका, प्रतिश्याय, कास, उदावर्त, शोष, शोथ और अरोचक। अरोचक भी किसका, कफ का होता है, लेकिन अपन को वातज अर्श में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ पित्तज अर्श में यहाँ पर क्या बताते हैं, पित्तज अर्श में यहाँ पर पिपासा, ज्वर, तमक, पिपासा ज्वर भी समझ में आता है, तमक भी समझ में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ भोजन में द्वेष करना, भोजन में द्वेष करना तो ये तो कफ का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर आया है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मल आएगा वो सन्निभम भिन्न पीत हरित वर्ण का यहाँ पर मल निकलेगा। तो यहाँ पर पित्त के जो कलर्स आते हैं, पीत, हरित, ठीक है, यहाँ पर इनने अलग अलग वर्ण यहाँ पर बताया है पित्त अर्श के। इसके साथ साथ कफज अर्श में ये क्या बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है यहाँ पर क्लव्य, नपुंसकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। कफज अर्श में क्लव्य आता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रमेय, प्रवाहिका, ठीक है, प्रवाहिका तो कफ का वो आता है सिम्टम, प्रमेय भी आ रहा है यहाँ पर। तो प्रमेय में मुख्यतः कफ की प्रधानता होती है, तो प्रमेय भी आ रहा है यहाँ पर। पांडु, शोध, शोध और अश्मरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्मरी और शर्करा भी यहाँ पर को अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन साध्यता असाध्यता पर। तो यहाँ पर कॉमन सा फंडा चल रहा है इनका। साध्य क्या होगा, एक दोषज अर्श होगा। साध्य एक दोषज अर्श मतलब कि सिंगल दोष का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर बहिर्वल्य स्थित अर्श है। बहिर्वल्य स्थित अगर बाहर एक्सटर्नल हिमोरेज है तो वहाँ पर अपन को क्षार वार से अपन आराम से निकाल देंगे, उसको आराम से ठीक कर देंगे, और वो चिकित्सीय है, ठीक है, और साध्य है वो एक टाइप से, ठीक है। और अगर सिंगल दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो सिंगल शमन वाली चिकित्सा भी अपन वहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन अगर वो कृष्ट साध्य है तो वो द्विदोषज, वहाँ पर दो दोष द्वंद्वज होगा। वो कृष्ट साध्य क्या होगा, द्वंद्वज होगा और द्विबलीन स्थित, ठीक है, और वो अंदर की तरफ स्थित होगा। वो मतलब कि इंटरनल हिमोरेज होगा एक टाइप से, और वहाँ पर दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा। 1 साल पुराना अर्श मतलब कि कृष्ट साध्य अर्श क्या हो जाएगा, 1 साल पुराना अर्श हो जाएगा, तो उसको अपन कृष्ट साध्य अर्श बोलेंगे। इसके बाद में अर्श का परिमाण मतलब कि ये फाइनली काय में तब्दील होने वाला है, तो बद्ध गुदोदर में ये मतलब कि कन्वर्ट हो सकता है। अगर अर्श बहुत समय तक के चले तो बद्ध गुदोदर में ये इसकी संप्राप्ति बन जाएगी। इसके बाद में अर्श का चिकित्सा सूत्र मतलब कि अपन को इस रोगी में चिकित्सा कैसी चलानी है, अपन इसको कैसे कैसे योग देंगे, ये सब भी अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता है यहाँ पर अग्नि की दृष्टि हुई है, इसमें अपन को क्या क्या देना है। सबसे पहले यहाँ पर अभ्यंग का वर्णन आता है। यहाँ पर अभ्यंग अपन काय कैसे कराएंगे इसको। अर्श में कृष्ण सर्प, वरा, उष्ट, चमकादड़ या और वन विलाप की वसा से अभ्यंग और एवं धूपन देना चाहिए।
तो अपन को वसा का यूज़ करना है। काय की वसा, देखो यहाँ पर मैंने पहला पिक्चर वसा का लगा है। सबसे पहले अपन को अभ्यंग करना है, अभ्यंग या फिर अपन को धूपन कराना है। वो कैसे कराना है, वो अपन को वसा से कराना है। काय की सांप की, कृष्ण सर्प हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ वराह, वराह मतलब कि जो सुअर होता है उसको बोलते हैं वराह। इसके साथ साथ ऊंट, ऊंट का भी पिक्चर मैंने लगा के रखा है। और चमगादड़, इसका अपन को वसा निकालना है। वसा से अपन को इसके अभ्यंग और धूपन करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या बताया है इनने, इतना समझ में आ गया। अभ्यंग कैसे करना है, अभ्यंग अपन को जो सांप, ऊंट, चमगादड़, वराह, वनविलाप, इनकी वसा को निकाल के अपन को अभ्यंग और धूपन करना है। इसके बाद में धूपन का वर्णन आया है। धूपन कैसे करेंगे अपन, वरा, विष्टा और बैल के गोबर के में घृत एवं सत्तू मिलाकर, ठीक है। तो वरा जो होता है सुअर को बोलते हैं अपन, वरा की विष्टा मतलब कि सुअर का मल, जो बैल का गोबर होता है मतलब कि बैल का मल, सुअर का मल निकाल लो, बैल का मल निकाल लो, उसको सत्तू में घृत मिला के अपन को सेवन कराना है। सत्तू में घृत मिला के अपन को सेवन कराना है। इसके बाद में हाथी की विष्ठा को घृत या सर्जी रस में मिलाकर अपन को पान करवाना है। हाथी की विष्ठा मतलब कि हाथी का मल जो रहेगा उसको अपन को घृत में सर्जी रस मिलाकर सेवन कराना है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी घृत मिलाना है लेकिन यहाँ पर सत्तू का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या करना है अपन को, सत्तू का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ पर अपन को सर्जी रस का प्रयोग करना है। हाथी में सर्जी रस का है और वरा और बैल में सत्तू का है प्रयोग। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है ये है कि यहाँ पर भोजन के पहले अपन को गुड़ हरितिकी का प्रयोग करना है भोजन के पूर्व। इसलिए मैंने जो पिक्चर यहाँ पर लगा के रखी है ये भोजन के पूर्व मतलब कि पहले लगा के रखी। इसमें क्या खाना है अपन को, हरितिकी के साथ गुड़ खाना है। तो भोजन के पूर्व हरितिकी के साथ गुड़ हरितिकी का वर्णन कहाँ मिलता है, तो गुड़ हरितिकी का वर्णन अपन को अर्श की चिकित्सा में मिलता है, वो भी भोजन के पहले यहाँ पर दी जाती है। तो सगुण अभ्याम वापि प्रश्येत जो उपरोक्त भक्ति की, मतलब कि भोजन के पहले आपको अभ्या मतलब कि जो हरितिकी है उसके साथ साथ गुड़ देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपन ने चिकित्सा सूत्र पढ़ लिए। अगले लेक्चर में अपन चिकित्सीय योग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।